ഇപ്പോൾ മൻ കി ബാത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കുന്നു തത്സമയം. उसी प्रकार से बारिश के बाद बिहार और पूरब के हिस्सों में छठ का महापर्व मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि छठ पूजा को देखते हुए नदियों के किनारे घाटों की सफाई और मरम्मत की तैयारी शुरू कर दी गई होगी। हम नदियों की सफाई और उन्हें प्रदूषण से मुक्त करने का काम सबके प्रयास और सबके सहयोग से कर ही सकते हैं। नमामि गंगे मिशन भी आज आगे बढ़ रहा है, तो इसमें सभी लोगों के प्रयास एक प्रकार से जन जागृति, जन आंदोलन, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, जब नदी की बात हो रही है, माँ गंगा की बात हो रही है, तो एक और बात की और भी आपका ध्यान आकर्षित करने का मन करता है। बात जब नमामि गंगे की हो रही है, तो जरूर एक बात पर आपका ध्यान गया होगा और हमारे नौजवानों का तो पक्का गया होगा। आजकल एक विशेष ई ऑक्शन, ई नीलामी चल रही है। ये इलेक्ट्रॉनिक नीलामी उन उपहारों की हो रही है जो मुझे समय समय पर लोगों ने दिए हैं। इस नीलामी से जो पैसा आएगा वो नमामि गंगे अभियान के लिए ही समर्पित किया जाता है। आप जिस आत्मीय भावना के साथ मुझे उपहार देते हैं, उसी भावना को ये अभियान और मजबूत करता है। साथियों, देश भर में नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए, पानी की स्वच्छता के लिए सरकार और समाज सेवी संगठन निरंतर कुछ न कुछ करते रहते हैं। आज से नहीं, दशकों से ये चलता रहता है। कुछ लोग तो ऐसे कामों के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके होते हैं और यही परंपरा, यही प्रयास, यही आस्था हमारी नदियों को बचाए हुए है। और हिंदुस्तान के किसी भी कोने से जब ऐसी खबरें मेरे कान पे आती हैं, ऐसे काम करने वालों के प्रति एक बड़ा आदर का भाव मेरे मन में जगता है और मेरा भी मन करता है कि वो बातें आपको बताऊं। अब देखिए, तमिलनाडु के वेल्लोर और तिरुवन्नामलाई जिले का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यहाँ एक नदी बहती है, नागा नदी। अब ये नागा नदी बरसों पहले सूख गई थी। इस वजह से वहाँ का जलस्तर भी बहुत नीचे चला गया था। लेकिन वहाँ की महिलाओं ने बीड़ा उठाया कि वो अपनी नदी को पुनर्जीवित करेगी। फिर क्या था, उन्होंने लोगों को जोड़ा, जन भागीदारी से नहरें खोदी, चेक डैम बनाए, रिचार्ज कुएं बनाए। आपको भी जानकर के खुशी होगी साथियों कि आज वो नदी पानी से भर गई है। और जब नदी पानी से भर जाती है ना, तो मन को इतना सुकून मिलता है। मैंने प्रत्यक्ष इसका अनुभव किया है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि जिस साबरमती के तट पर महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम बनाया था, पिछले कुछ दशकों में ये साबरमती नदी सूख गई थी। साल में 6-8 महीने पानी नजर ही नहीं आता था। लेकिन नर्मदा नदी और साबरमती नदी को जोड़ दिया, तो अगर आज आप अहमदाबाद जाओगे तो साबरमती नदी का पानी ऐसा मन को प्रफुल्लित करता है। इसी तरह बहुत सारे काम, जैसे तमिलनाडु की हमारी ये बहनें कर रही हैं, देश के अलग अलग कोने में चल रहे हैं। मैं तो जानता हूँ कई हमारे धार्मिक परंपरा से जुड़े हुए संत हैं, गुरुजन हैं, वे भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ पानी के लिए, नदी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कई नदियों के किनारे पेड़ लगाने का अभियान चला रहे हैं, तो कहीं नदियों में बह रहे गंदे पानी को रोका जा रहा है। साथियों, वर्ल्ड रिवर डे जब आज मना रहे हैं, तो इस काम से समर्पित सबकी मैं सराहना करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। लेकिन हर नदी के पास रहने वाले लोगों को, देशवासियों को मैं आग्रह करूंगा कि भारत में कोने कोने में साल में एक बार तो नदी उत्सव मनाना ही चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी भी
छोटी बात को, छोटी चीज को छोटी मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। छोटे छोटे प्रयासों से कभी कभी तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं। और अगर महात्मा गांधी जी के जीवन की तरफ हम देखेंगे तो हम हर पल महसूस करेंगे कि छोटी छोटी बातों की उनके जीवन में कितनी बड़ी अहमियत थी और छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़े बड़े संकल्पों को कैसे उन्होंने साकार किया था। हमारे आज के नौजवान को ये जरूर जानना चाहिए कि साफ सफाई के अभियान ने कैसे आजादी के आंदोलन को एक निरंतर ऊर्जा दी थी। ये महात्मा गांधी ही तो थे जिन्होंने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने का काम किया था। महात्मा गांधी ने स्वच्छता को स्वाधीनता के सपने के साथ जोड़ दिया था। आज इतने दशकों बाद स्वच्छता आंदोलन ने एक बार फिर देश को नए भारत के सपने के साथ जोड़ने का काम किया है। और ये हमारी आदतों को बदलने का भी अभियान बन रहा है। और हम ये न भूलें कि स्वच्छता ये सिर्फ एक कार्यक्रम है। स्वच्छता ये पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार संक्रमण की एक जिम्मेवारी है। और पीढ़ी दर पीढ़ी जब स्वच्छता का अभियान चलता है तब संपूर्ण समाज जीवन में स्वच्छता का स्वभाव बनता है। और इसलिए ये साल, 2 साल, एक सरकार, दूसरी सरकार ऐसा विषय नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमें स्वच्छता के संबंध में सजगता से, अविरत रूप से, बिना थके, बिना रुके, बड़ी श्रद्धा के साथ जुड़े रहना है और स्वच्छता के अभियान को चलाए रखना है। और मैंने तो पहले भी कहा था कि स्वच्छता ये पूज्य बापू को इस देश की बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। और ये श्रद्धांजलि हमें हर बार देते रहना है, लगातार देते रहना है। साथियों, लोग जानते हैं कि स्वच्छता के संबंध में बोलने का मैं कभी मौका छोड़ता ही नहीं हूँ। और शायद इसीलिए हमारी मन की बात के एक श्रोता श्रीमान रमेश पटेल जी ने लिखा है, हमें बापू से सीखते हुए इस आजादी के अमृत महोत्सव में आर्थिक स्वच्छता का भी संकल्प लेना चाहिए। जिस तरह शौचालयों के निर्माण ने गरीबों की गरिमा बढ़ाई, वैसे ही आर्थिक स्वच्छता गरीबों को अधिकार सुनिश्चित करती है, उनका जीवन आसान बनाती है। अब आप जानते हैं, जनधन खातों को लेकर देश ने जो अभियान शुरू किया, इसकी वजह से आज गरीबों को उनके हक का पैसा सीधा सीधा उनके खाते में जा रहा है, जिसके कारण भ्रष्टाचार जैसी रुकावटों में बहुत बड़ी मात्रा में कमी आई है। ये बात सही है। आर्थिक स्वच्छता में टेक्नोलॉजी बहुत मदद कर सकती है। हमारे लिए खुशी की बात है, आज गांव देहात में भी फिनटेक, यूपीआई से डिजिटल लेन देन करने की दिशा में सामान्य मानवी भी जुड़ रहा है, उसका प्रचलन बढ़ने लगा है। आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूं, आपको गर्व होगा। पिछले अगस्त महीने में, एक महीने में यूपीआई से 355 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, यानी करीब करीब 350 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि अगस्त के महीने में 350 करोड़ से ज्यादा बार डिजिटल लेन देन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल किया गया है। आज एवरेज 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डिजिटल पेमेंट यूपीआई से हो रहा है। इससे देश की अर्थव्यवस्था में स्वच्छता, पारदर्शिता आ रही है। और हम जानते हैं अब फिनटेक का महत्व बहुत बढ़ रहा है। साथियों, जैसे बापू ने स्वच्छता को स्वाधीनता से जोड़ा था, वैसे ही खादी को आजादी की पहचान बना दिया था। आज आजादी के 75वें साल में हम जब आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, आज हम संतोष से कह सकते हैं
कि आजादी के आंदोलन में जो गौरव खादी को था, आज हमारी युवा पीढ़ी खादी को वो गौरव दे रही है। आज खादी और हैंडलूम का उत्पादन कई गुना बढ़ा है और उसकी मांग भी बढ़ी है। आप भी जानते हैं, ऐसे कई अवसर आए हैं जब दिल्ली के खादी शोरूम में एक दिन में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ है। मैं भी फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2 अक्टूबर पूज्य बापू की जन्म जयंती पर हम सब फिर से एक बार एक नया रिकॉर्ड बनाएं। आप अपने शहर में जहां भी खादी बिकती हो, हैंडलूम बिकता हो, हैंडीक्राफ्ट बिकता हो, और दिवाली का त्योहार सामने है, त्योहारों के मौसम के लिए खादी, हैंडलूम, कुटीर उद्योग से जुड़ी आपकी हर खरीदारी वोकल फॉर लोकल इस अभियान को मजबूत करने वाली हो, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली हो। साथियों, अमृत महोत्सव के इसी कालखंड में देश में आजादी के इतिहास की अनकही गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक अभियान भी चल रहा है और इसके लिए नवोदित लेखकों को, देश के और दुनिया के युवाओं को आह्वान किया गया था। इस अभियान के लिए अब तक 13,000 से ज्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है और वो भी 14 अलग अलग भाषाओं में। और मेरे लिए खुशी की बात ये भी है कि 20 से ज्यादा देशों में कई अप्रवासी भारतीयों ने भी इस अभियान से जुड़ने के लिए अपनी इच्छा जताई है। एक और बहुत दिलचस्प जानकारी है, करीब 5,000 से ज्यादा नए नवोदित लेखक आजादी के जंग की कथाओं को खोज रहे हैं। उन्होंने जो अनसंग हीरोज हैं, जो अनामी है, इतिहास के पन्नों पे जिनके नाम नजर नहीं आते हैं, ऐसे अनसंग हीरोज पर, थीम पर, उनके जीवन पर, उन घटनाओं पर कुछ लिखने का बीड़ा उठाया है। यानी देश के युवाओं ने ठान लिया है कि उन स्वतंत्र सेनानियों के इतिहास को भी देश के सामने लाएंगे जिनकी गत 75 वर्ष में कोई चर्चा तक नहीं हुई है। सभी श्रोताओं से मेरा आग्रह है, शिक्षा जगत से जुड़े सबसे मेरा आग्रह है, आप भी युवाओं को प्रेरित करें, आप भी आगे आएं। और मेरा पक्का विश्वास है कि आजादी के अमृत महोत्सव में इतिहास लिखने का काम करने वाले लोग इतिहास बनाने भी वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में हम सभी जानते हैं। वहां की ठंड ऐसी भयानक है जिसमें रहना आम इंसान के बस की बात ही नहीं है। दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ और पेड़ पौधों का तो नामो निशान नहीं है। यहाँ का तापमान -60 डिग्री तक भी जाता है। कुछ ही दिन पहले सियाचिन के इस दुर्गम इलाके में 8 दिव्यांग जनों की टीम ने जो कमाल कर दिखाया है, वो हर देशवासी के लिए गर्व की बात है। इस टीम ने सियाचिन ग्लेशियर की 15,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट पर अपना परचम लहराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। शरीर की चुनौतियों के बावजूद भी हमारे इन दिव्यांगों ने जो कारनामा कर दिखाया है, वो पूरे देश के लिए प्रेरणा है। और जब इस टीम के सदस्यों के बारे में जानेंगे तो आप भी मेरी तरह हिम्मत और हौसले से भर जाएंगे। इन जाबाज दिव्यांगों के नाम हैं महेश नेहरा, उत्तराखंड के अक्षत रावत, महाराष्ट्र के पुष्पक गवांडे, हरियाणा के अजय कुमार, लद्दाख के लोब्सांग चोस्पेल, तमिलनाडु के मेजर द्वारकेश, जम्मू कश्मीर के इरफान अहमद मीर और हिमाचल प्रदेश की चोंजिन एंगमो। सियाचिन ग्लेशियर को फतह करने का यह ऑपरेशन भारतीय सेना के विशेष बलों के वेटरन्स की वजह से सफल हुआ है।
मैं इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए इस टीम की सराहना करता हूं। यह हमारे देशवासियों के कैन डू कल्चर, कैन डू डिटर्मिनेशन, कैन डू एटीट्यूड के साथ हर चुनौती से निपटने की भावना को भी प्रकट करता है। साथियों, आज देश में दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए कई प्रयास हो रहे हैं। मुझे उत्तर प्रदेश में हो रहे ऐसे ही एक प्रयास वन टीचर वन कॉल के बारे में जानने का मौका मिला। बरेली में यह മൻ കി अनूठा ബാത്തിൽ प्रयास പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനം വൻ വിജയമാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. UN പൊതുസഭയിൽ തീവ്രവാദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇന്ത്യൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാൻ സന്ദർശനം സഹായിച്ചെന്ന് വിദേശകാര്യ വക്താവ് പറഞ്ഞു. KP അഭിലാഷാണ് ചേരുന്നത്. അഭിലാഷ്, വിവരങ്ങൾ. അമേരിക്കൻ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കൂടിക്കാഴ്ചകളും സന്ദർശനവും വലിയ വിജയം എന്നാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിൽ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നതിന് ശേഷം പ്രസിഡന്റിൽ മാറ്റമുണ്ടായി. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി വലിയ ആത്മബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു നേതാവ് കൂടിയായിരുന്നു നരേന്ദ്രമോദി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോ ബൈഡൻ അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുമായുള്ള നയതന്ത്രത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കും എന്നൊക്കെ പല കോണുകളിൽ നിന്നും നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതെല്ലാം അപ്രസക്തമാകുന്ന ഒരു സന്ദർശനം തന്നെയാണ് അമേരിക്കയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയത്. ഊഷ്മളമായ ഒരു സ്വീകരണം അമേരിക്കയിൽ ലഭിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇൻഡോ പസഫിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകൾ വളരെ ഗൌരവത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ബൈഡൻ ചർച്ച ചെയ്തത്. ഈ മേഖലയിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് കൂടി ബൈഡൻ പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചൈന നടത്തുന്ന മുന്നേറ്റങ്ങൾ അത് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും ഒരു പരിധിവരെ തടയേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. ഒപ്പം ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും ഓസ്ട്രേലിയയും ജപ്പാനും അടങ്ങുന്ന ഉച്ചകോടിയിലടക്കം ഇന്ത്യ കൃത്യമായ നിലപാട് പങ്കുവെക്കുകയും രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് UN പൊതുസഭയിൽ ഇന്ത്യ അഫ്ഗാൻ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ. അഫ്ഗാന്റെ മണ്ണ് തീവ്രവാദത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കാരണവശാലും ഉപയോഗിക്കപ്പെടരുത് എന്ന കൃത്യമായ നിലപാട് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെച്ചു. അതോടൊപ്പം നൽകിയത്